जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन में जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का परावर्तन, ऐसा नहीं कि उसमें अपवर्तन का भी क्वेश्चन मिला रहेगा, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपवर्तन हम करवाएंगे, उसके बाद फिर अपवर्तन का हम सारा जो है ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। तब फिर उसके बाद जो है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी, पहले हम लोग लघु उत्तरीय करते हैं तब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय भी लेकर के आपके सामने में आएंगे। तो ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है, टोटल ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के परावर्तन में। तो जितने भी प्यारे साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उसका भी साइंस जो है कि मजबूत हो जाए। तो चलिए आते हम लोग सबसे पहले आज का सबसे पहला प्रश्न जो है उस पर बात करते हैं। कहता आज का सबसे पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। उसकी फोकस दूरी कोई निश्चित नहीं है कि उसकी फोकस दूरी शून्य हो जाएगी 100 या 50 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। इसका फोकस दूरी अनंत होता है समतल दर्पण के लिए। और समतल दर्पण में कुछ बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे समतल दर्पण में वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना बराबर ही आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अगर किसी भी वस्तु के वेग को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब आपका 2 थीटा से घूम जाएगा। अगर कोई वस्तु भी वेग से गतिशील है तो वो आपका 2 भी वेग से प्रतिबिंब दिखाई देगा समतल दर्पण में। यदि आप अपना पूरा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, पूरा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो आपके लंबाई का आधा जो है ना दर्पण होना चाहिए, तब आप अपना पूरा चित्र उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कुछ बातों को भी याद रखेंगे और साथ ही साथ समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इस बात को भी जान लेंगे। और कुछ मोटा मोटी तौर पर 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। तो इन सारे बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से बना पाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का है कि आखिरकार गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या नहीं कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है, सीमा रेखा का व्यास। चलिए अगले में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने में कि उत्तल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है ये आपको बताना है। क्या दाढ़ी बनाने में? नहीं, यहाँ तो अवतल का प्रयोग होता है। फोकस दूरी ज्ञात करने में? नहीं, ये तो सूत्र का प्रयोग होता है यहाँ पर। अगला आता है चेहरा देखने के लिए, इसमें तो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है वाहन के साइड मिरर के रूप में, जो किसी भी वाहन के बगल में आप देखेंगे आईना जो लगा रहता है, जो दर्पण लगा रहता है, वो आपका कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है प्यारे साथियों? उत्तल दर्पण होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है कि दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र है। हम लोग हमेशा याद रखेंगे दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, या तो इसी को 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर है 1/v प्लस 1/u बराबर f, ये ए नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नीचे में माइनस है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1/v बराबर है, नहीं होगा। यहाँ 1/u बराबर है, नहीं होगा। यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है आपका दर्पण का सूत्र। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि
किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एफ बराबर अगर 10 सेंटीमीटर है तो आर बराबर आपसे पूछा गया है, तो सूत्र होता है आर बराबर 2f, या तो हम लोग एफ बराबर आर बटे 2 कहेंगे। आर बटे क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। अब बात हम लोग करें इसमें कि आखिरकार फोकस कितना है, 10 है, तो 2 गुने 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को हम जो है कि हल करके समझाने वाले हैं, हल करके सिखाने वाले हैं, और बहुत अच्छे से प्रकाश का परावर्तन में अब तक में जितना प्रश्न बन पाया है, जितना प्रश्न पूछा जा चुका है, उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग लगा लेंगे। उसके बाद फिर अपवर्तन शुरू होगा जिसमें आपका लेंस वगैरह सब आ जाता है और प्रिज्म सब आ जाता है। यहाँ पर कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपने लॉन्ग टाइप का क्लास किया है लघु उत्तरीय का, उसमें हमने बता करके रखा है कि अगर बात किया जाए अवतल का, किसका बात किया जाए, अवतल का अगर बात किया जाए तो ये वस्तु दूरी माइनस होगा, फोकस दूरी माइनस होगा, और प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो भी आपका माइनस होगा। लेकिन अगर बात करेंगे उत्तल का, तो उत्तल में क्या होता है, वस्तु की दूरी सिर्फ और सिर्फ आपका माइनस होता है, बाकी फोकस भी प्लस होता है और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होती है, प्लस होती है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका मतलब ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक ही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ होना चाहिए, यहाँ पे एफ है, उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। देखिए यहाँ पर आर बराबर 2f भी सही है और f बराबर r बटे 2 भी सही है। ये दोनों में से दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। r बराबर f नहीं होता है, r बराबर 2f होता है। r बराबर कितना होता है, 2f होता है। अगर कोई एक तरीका से पूछ लिया गया है ऑप्शन में, तो दूसरा तरीका ऑटोमेटेड है कि नहीं देगा, क्योंकि दोनों तरीका अगर देगा तो हो सकता है कहीं पर आपको ऐसा भी ऑप्शन में दे दे कि ए और बी दोनों होगा या बी और सी दोनों होगा। अगर दोनों टाइप से दिया है तो 2 ऑप्शन उसको सेलेक्ट करके देना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हम लोगों से कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उसका उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। ध्रुव पर आप रख नहीं सकते हैं वस्तु को। अगर वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे फिर प्रतिबिंब आपका बराबर नहीं बनेगा। अगर बात करें अनंत पर तो ये भी नहीं होगा। वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रख दिया जाए तो जितना बड़ा वस्तु आप रखेंगे आपका प्रतिबिंब भी उतना बड़ा ही बन करके सामने में आए अवतल दर्पण के लिए, इसीलिए वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने में कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की अगर बात करेंगे हम लोग तो सबसे पहले अवतल को लेते हैं। तो अवतल में क्या होता है, इसमें वास्तविक भी प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक बनता है, उल्टा भी बनता है, और इसमें जो है काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है, और इसमें सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। और याद रखेंगे जब वास्तविक उल्टा होगा तो ये छोटा भी होता है, और जब आपका काल्पनिक सीधा हो जाएगा तो वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनने लगता है, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनने लगता है। तो कहता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो ये तो अवतल की बात रही। लेकिन उत्तल दर्पण में कि कहीं पर भी आप वस्तु को रखिए उसमें सीधा एक ही कंडीशन होता है, काल्पनिक होगा, सीधा भी होगा, और वस्तु से क्या होगा, छोटा भी होगा। ये आपका कहीं पर भी वस्तु रखेंगे इसी टाइप से बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक आभासी नहीं होगा, आभासी हो जाएगा। ये ऑप्शन में है तो आभासी ही बनता है उत्तल दर्पण में।
मेरे ख्याल से लगता है आपको समझ में भी आना चाहिए, और साथ ही साथ जो है हम एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं बगल में, और क्वेश्चन भी कराते जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और किसी काम का लग रहा है तो वीडियो को जम करके लाइक कीजिए और जम करके शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली का डेली आपको जो है या तो लाइव या तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाता है, रिकॉर्डेड क्लास, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, आपको मेरे वीडियो डलने का या लाइव आने का सूचना आपको मिलते रहेगा। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है, ये बात दोहरा गया है, इसको छोड़िए, यहीं तक में समझ जाएंगे। तो अवतल दर्पण में केवल जो है वास्तविक बनता है, नहीं, ऐसा बात भी नहीं है। केवल काल्पनिक बनता है, नहीं। केवल सीधा बनता है, नहीं। वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं अवतल दर्पण में, ये याद रखना है। अगर वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और अगर काल्पनिक बन रहा है तो वस्तु से काफी बड़ा बनेगा और सीधा भी बनेगा। चलिए अगले सवाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो F बराबर सूत्र होता है R/2, और R का मान है आपका कितना, 40 सेंटीमीटर। तो इसको कहेंगे 40 सेंटीमीटर बटे का हो जाएगा 2, यानी यहां से कहेंगे 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आपका सटीक उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पे है, डी पर है। आपको हल करके बना के समय ले करके तब आपको रंगना है, ये नहीं कि बस जो दिख गया। कभी कभार क्या होता है, फोकस दूरी ही दिया रहेगा, आप हड़बड़ में अगर नहीं देख पाएंगे, सही ध्यान से नहीं कर पाएंगे, तो आप डायरेक्ट जो है उनको दूसरा चीज आंसर मार देंगे। तो ऐसा गलती नहीं, हल करके समय ले करके आराम से बनाना है, हड़बड़ा के नहीं बनाना है। अगला क्वेश्चन कहता है, जरा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, यानी कि वस्तु को कहां रखा जाए जिसके कारण से उसके समान ही प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो हम कह सकते हैं कि अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो ऐसा नहीं है। अगर वक्रता केंद्र पर रखा जाए, बिल्कुल सही बात है, बी नंबर। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब एकदम वस्तु के साइज के बराबर ही बनता है, इसीलिए हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र पर इसको रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने में, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 30 सेंटीमीटर है तो उसके फोकसांतर का मान कितना होगा। किसका मान पूछा है, यहां पर कहता है फोकसांतर का मान कितना होगा। तो फोकसांतर निकालने के लिए आप कह सकते हैं R बराबर 30 सेंटीमीटर। तो ये फोकस निकालने के लिए F बराबर R/2 होता है, इसको कहेंगे 30 सेंटीमीटर, अब बटे का हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या अगर 30 है तो फोकस दूरी कितना होगा, उसका 15 सेंटीमीटर होगा। हर हमेशा आपको आधा करके ही देखना है। अगर वक्रता त्रिज्या है तो आधा करके, और अगर कहीं पर फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या दिखना है, उसको दोगुना करके देखना है। क्या करके, दोगुना करके। चलिए अगला सवाल है हम लोगों के सामने में कि आखिरकार दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो समतल दर्पण नहीं, ये चेहरा देखने के लिए केवल है। अवतल दर्पण, जी हाँ बिल्कुल सही, हजामती दर्पण के रूप में या दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि साइड मिरर के रूप में केवल और केवल उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने में, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब कितना चाल से या किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो आपको हमने बहुत अच्छे से बता रखा है कि समतल दर्पण के लिए कुछ कंडीशन याद रखेंगे। भी रहेगा 2 भी, अगर आपका मान लिया जाए थीटा रहेगा 2 थीटा। अगर जितना बड़ा वस्तु है आपको बराबर वस्तु का
प्रतिबिंब बन करके सामने आएगा, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा। अगर आपको पूरा अपना लंबाई का चित्र बनाना है तो आपको दर्पण लेना होगा आधा, आपके लंबाई का आधा। सपोज दैट आपकी ऊंचाई अगर 6 फीट है तो आपको 3 फीट दर्पण लेंगे, तो फिर उसमें आपका पूरी जो है पैर से लेकर के बाल तक आपका चित्र उसमें बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 4 से अगर है तो उसका 2 गुना 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, या ये मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है। ये उत्तर तो आपको देना चाहिए। अगर कोई भी वस्तु थीटा से घूमती है तो 2 थीटा उसका प्रतिबिंब बनता है, तो 4 डिग्री से अगर घूमेगा तो उसका जो है कितना प्रतिबिंब घूम जाएगा, 8 डिग्री तक घूम जाएगा। कितना डिग्री तक, 8 डिग्री तक घूम जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण का हर हमेशा याद रखेंगे, इसका +1 आवर्धन होता है। कितना होता है, +1 आवर्धन होता है समतल दर्पण के लिए, केवल और केवल। चलिए अगले सवाल में बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। ये आपका कुछ भी नहीं है, होगी। इसका मतलब 1.5 है, तो 1.5 के लिए अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से लगता है 1.5 मीटर उसका ऊंचाई ही है, उसको पूरा प्रतिबिंब देखना है। तो हमने क्या बता रखा आपको कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई पूरा प्रतिबिंब बनाना चाहता है तो उसको अपने आधे लंबाई का दर्पण लगाना होगा। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर वो 1.5 मीटर का है तो उसको लगाना होगा 0.75 मीटर का। 0.75 मीटर का अगर वो व्यक्ति लगाता है तो उसका प्रतिबिंब पूरा का पूरा दर्पण में बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। हम उम्मीद करेंगे आप लोग जो है इसका आंसर बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। इसका जो है बना करके उत्तर जो है कमेंट जरूर करेंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। क्योंकि आपने अगर पीछे कई सवालों को देख लिया है इस टाइप का, तो फिर आपको ये सवाल बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ये आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं और ये आपके गिफ्ट स्वरूप है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल में। अगला कहता है कि बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंदु बीम स्थित है, जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। गोलीय विपथन के कारण अन्य प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। देखिए अगर उसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बन चुका है तो गोलीय विपथन होने के कारण से उसका काल्पनिक और दर्पण के पीछे में बनेगा। काल्पनिक और कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे में बनेगा। उसका दूसरा प्रतिबिंब दर्पण के आगे संभव ही नहीं है, क्योंकि आगे उसका अनंत में बन चुका है। तो अब दर्पण के कहां बनना, उसको पीछे बनना है, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से काफी क्या होगा, बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। 2 तरीके का संबंध है, एक तो ये संबंध है और एक दूसरा संबंध ये है। तो आप दोनों में से कोई भी खोज लेंगे, ऑप्शन में मिल जाएगा। क्या R बराबर 2F होता है, ये संबंध तो बिल्कुल सही है। ये संबंध नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी संबंध नहीं होगा। इसका मतलब A नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। A नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी किस दर्पण से आपको बड़ा प्रतिबिंब तैयार होकर के मिलेगा। समतल से बिल्कुल नहीं। आप एक बात ध्यान रखना
कि साइज जो है ना उत्तल में हर हमेशा एक ही बनता है और वो काल्पनिक सीधा होता है, वस्तु से करीब करीब छोटा ही होता है। लेकिन अवतल में क्या होता है कि वस्तु से बड़ा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, और उसमें एक के बार बनवे करेगा आपका काल्पनिक। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे अवतल यहां पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही है। अगला चलते हैं अगला सवाल में। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने में कहता है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए कहाँ पर? तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जब भी होगा फोकस के अंदर ही होगा। फोकस के कहाँ होगा? अंदर ही होगा। तो कहता है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर रहेगा, साइज के बराबर बनेगा, वक्रता केंद्र के से परे होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा, बिल्कुल ये सटीक आंसर है और सही जवाब है, क्योंकि हम लोगों का जो बहुत बड़ा प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण में और काल्पनिक जो होता है वो प्रतिबिंब आपका बनेगा तभी जब आप वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे, अन्यथा आपका कहीं पर रखने से नहीं बनेगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि समतल दर्पण को अभिलंब दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाता है या जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाता है। 5 खिसका रहा है, 10 खिसकेगा, 5 खिसकाएगा तो 10 खिसकेगा। आप इस बात को बहुत अच्छे से मन में बैठा लो, दिलो दिमाग में भर लो, क्योंकि अगर 5 खिसकाया है तो 10 खिसकेगा, 10 खिसकाता तो 20 खिसकेगा, हर हमेशा दुगुना खिसकेगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है, कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। हर हमेशा याद रखिएगा ये फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। कौन सा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या वो समतल है? नहीं है। 2 बार समतल है, इसका मतलब ये समतल नहीं, यहाँ पर उत्तल होगा। टाइपिंग एरर है, आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। अवतल नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हम लोग कहेंगे ये हर हमेशा काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं, उल्टा भी नहीं और आगे भी नहीं। ये बिल्कुल काल्पनिक होता है और जो है वस्तु के बराबर होता है, और वस्तु के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने में है। एक गोलीय दर्पण यहां पर होगा, दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है? अगर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो कहता है गोलीय दर्पण कैसा है, ये आपको बताना है। तो दर्पण यहां पर गोलीय है, ये हो सकता है कि उत्तल भी हो सकता है अवतल भी हो, या हो सकता है कि ये वाला तो समतलोत्तल जो है ये वाला तो आपका नहीं होगा, यही दोनों में से दोनों का हो सकता है। क्योंकि अगर 20 सेंटीमीटर है फोकस दूरी और प्लस में है तो ज़्यादातर उम्मीद है कि ये उत्तल ही होगा, ये वाला भी आपका नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत कमोवेश होगा सवाल में तो ये आप लोग माफ करेंगे, क्योंकि टाइपिंग करने में बाय मिस्टेक हो ही जाता, आप पूरी सटीक तरीके से सब प्रश्नों को नहीं लिख पाते हैं। लिखते लिखते क्या होता है, थोड़ा बहुत दिमाग डाइवर्ट होता है, जिसके कारण से थोड़ा बहुत गलती हो ही जाता है इंसान से। चलिए अगला सवाल में हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कौन सा है? देखिए कहीं पर भी वस्तु को रख दीजिएगा उसका सीधा ही बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा ही बनेगा। इसका मतलब वो वाला आपका दर्पण कौन सा? उत्तल है, ना तो अवतल है, ना तो समतल है, या तो समतल अथवा उत्तल, ये भी आपका नहीं होगा, केवल और केवल उत्तल होगा। कहीं पर भी वस्तु को रखे उसका सीधा ही बनेगा प्रतिबिंब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हाँ एक और बार देख लिया, वस्तु के बराबर आकार का, सॉरी वस्तु के बराबर आकार का कहेगा तब सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ये उत्तल नहीं होगा, सी नंबर हो जाएगा, माफ कीजिएगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ यहां पर होना चाहिए तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो एफ बराबर आर बटे 2 होगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर बटे 2 हो जाएगा। ये तो संबंध था, पहले भी हम लोग देखे थे इसको। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एफ सेंटीमीटर। ये सवाल थोड़ा बहुत जो है अधूरा लग रहा था हमको भी, पहले भी पढ़े थे। तो यहां पर एफ है, यहां पर 2 सेंटीमीटर है। अब बताइए दूरी पर एक बीम रखने पर द्वारा दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा भाई? कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एफ जो है कंफ्यूजन में डाल रहा है। अगर वहां डाटा क्लियर होता तो हम फिर बात करते। चलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल किया जाए। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है। अगर अवतल है तो आप याद रखना बीम की दूरी माइनस प्रतिबिंब की दूरी माइनस फोकस दूरी माइनस। अगर ये आपका उत्तल है तो समझ जाइए बीम की दूरी यानी वस्तु की दूरी माइनस प्रतिबिंब दूरी प्लस और फोकस दूरी भी प्लस होगा। तो यहां पर कौन सा कह रहा है, कौन सा दर्पण बोला गया है पहले ये देखा जाए। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है। तो भैया धनात्मक भी लिया जा सकता है, ऋणात्मक भी लिया जा सकता है, क्योंकि दर्पण यहाँ पर तो क्लियर है नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं धनात्मक या तो ऋणात्मक। दर्पण अगर अवतल है तो फिर ऋणात्मक, और दर्पण अगर उत्तल है फिर भी ऋणात्मक। यानी हर हमेशा स्थिति में आपको ऋणात्मक ही लेना पड़ेगा वस्तु की दूरी को, चाहे दर्पण कोई सा भी हो जाए। तो बी नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो चलिए धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण की। किसकी होती है? उत्तल दर्पण की। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, किसी काम का लग रहा है, या आपके घर में किसी काम का लग रहा है, आप उसको बता दीजिए या वीडियो निकाल के दे दीजिए। पूरा का पूरा वीडियो वो देख लेंगे, उनका एग्जाम में जो है प्रकाश के परावर्तन से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये एक आपके बड़े भाई का दावा है। और अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया, समझिए आपका वहां पर क्वेश्चन भी छूटेगा, नंबर भी सही रूप से नहीं बन पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल की होती है। किसकी होती है? उत्तल की होती है। ये था आपका जो है 34वां नंबर प्रश्न था। शायद मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपके लिए जो है कि लास्ट है। और आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, शेयर किया, लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। आपके लिए हम डेली का डेली क्लास लेकर के आते रहेंगे। आज ये ऑब्जेक्टिव हुआ प्रकाश के परावर्तन का समाप्त हम लोगों का, और लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। किसी किसी के मन में चल रहा होगा कि सर आप कब कराएंगे F बराबर R/2 या 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये भी आपको करवाएंगे हम। और आप जो है अपना पढ़ाई जारी रखिए। पहले लघु उत्तरीय लिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिए, आगे प्रकाश के अपवर्तन को लेंगे, फिर जो है सभी चैप्टर का जितना बड़ा वाला क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग सब्जेक्टिव कहेंगे, उसको हम जो है कि एक बार में ही सब चैप्टर का जितना जितना करके पूछा गया होगा सब क्वेश्चन को ले लेंगे। अभी फिलहाल आपको लघु उत्तरीय और जो है कि ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से फिर से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के लिए अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना तैयारी करते रहिए और जो है जीवन में आगे बढ़ते रहिए।